Welcome friends, Nikhar here from Fatma Teachers Training College रांची। शिक्षा मनोविज्ञान पेपर को हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं। वास्तव में ये वीडियोस झारखंड एकेडमिक काउंसिल के डीएलएड के सिलेबस पर बेस्ड है, लेकिन ये बीएड के स्टूडेंट्स के लिए और जो सीटेट की तैयारी में बिजी हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी यूजफुल है। तो हम लोग तीसरे यूनिट को देख रहे हैं। तीसरे यूनिट में हम लोगों को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखना है। इसके तीसरे सब यूनिट को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसके तहत विभिन्न विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बीच सांवेगिक विकास नाम के टॉपिक को डिस्कस करना है। यानी यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में संवेगों का विकास किस प्रकार से होता है। तो देखिए, संवेगों के विकास को डिस्कस करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि संवेग कहते किसे हैं। तो सिंपली आपके समझने के लिए, वैसी कोई भी अवस्था जब मनुष्य का व्यवहार सामान्य नहीं रह जाता है तो उसे संवेग की अवस्था कही जाती है। यानी संवेग वैसी दशा है जिसमें मानसिक दशा, शारीरिक दशा और मनुष्य का व्यवहार सामान्य नहीं रहता या बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, उसे संवेग कहते हैं। देखिए, बालक के संवेगात्मक विकास और उसके व्यवहार का आधार ही है संवेग। यानी जितने भी तरह का वो व्यवहार प्रदर्शित करता है उसका मूल आधार उनका संवेग है। तो आप कहेंगे कि अच्छे व्यवहार के पीछे भी संवेग है और बुरे व्यवहार के पीछे भी संवेग है। तो बिल्कुल दोनों ही तरह के व्यवहारों के पीछे संवेग है, लेकिन कुछ संवेगों को प्रशंसनीय संवेग कहा जाता है और कुछ संवेगों को निंदनीय संवेग कहा जाता है। वैसे संवेग जिसके द्वारा आपका व्यवहार सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ता है, सामाजिक मानकों के अनुरूप बढ़ता है, तब हम उसे प्रशंसनीय संवेग कहते हैं। परंतु जब आपका व्यवहार सामाजिक मानकों के अनुरूप नहीं होता है, भय, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष इस तरह के भावनाओं को फैलाता हो, तो उसे निंदनीय संवेग कहते हैं। यानी प्रेम, सहयोग, इस तरह के जो भी फीलिंग्स होंगे उन सब को प्रशंसनीय या अभिनंदनीय संवेग कहा जाएगा। तो संवेग को अंग्रेजी में हम लोग इमोशन के नाम से जानते हैं, और इमोशन का मतलब हम लोग भावनात्मक रूप से ले लेते हैं और सिर्फ भावनाओं को ही हम लोग इमोशन समझ बैठते हैं। तो भावनाओं के अंतर्गत सिर्फ भावना नहीं होती। जैसे ही हम कहते हैं भावनाओं, यानी बहुत सारी भावनाएं मिल करके संवेगों का निर्माण करती है या इमोशंस का निर्माण करती है। और अभी आपने देखा कि उसे हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, एक निंदनीय और दूसरा प्रशंसनीय। तो दोनों ही प्रकार के संवेगों से हमारे व्यवहार का निर्धारण होता है, लेकिन मूल तत्व यह है, असली बात यह है कि जिस प्रकार के इमोशंस को आप धारण करते हैं, आपका व्यवहार उसी दिशा की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर काफी सहयोगी प्रवृत्ति का हो, दूसरों के साथ अच्छे से घुल मिलकर रहता हो, तो वहां पर उसके व्यक्तित्व में वही सारे इमोशंस प्रभावी रूप में देखने को मिलते हैं और उसी के अनुरूप उसके चरित्र का निर्माण होता है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति भय, क्रोध, ईर्ष्या ऐसे निंदनीय संवेगों का प्रदर्शन करता है, तो उसके चरित्र का विकास उसी दिशा की ओर होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये चयन आपका होता है कि आपको किस दिशा की ओर उन्मुख होना है। समाज ने अपना दायित्व निभाते हुए आपके सामने दो तरह के शब्द को लाकर रख दिया, एक प्रशंसनीय, दूसरा निंदनीय। समाज इस बात की मॉनिटरिंग करता है कि आप निंदनीय संवेगों से दूर रहें। कोई भी व्यक्ति इसे पसंद नहीं करता। स्वयं इसका जब आप ही के ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं कि समाज और दूसरे व्यक्ति इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो संवेग है इसके बारे में विभिन्न विद्वान क्या कहना चाहते हैं।
लेकिन इसके पहले मैं एक बात और आपको बता दूं कि संवेग व्यक्ति के किसी भी काम को करने की क्षमता को प्रभावित करता है, उनके चारित्रिक विकास, उनके नैतिक विकास, साथ ही साथ उनके सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। यानी आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपका सोशल डेवलपमेंट और आपका लर्निंग, ये चारों इंपॉर्टेंट चीज संवेगों से प्रभावित होता है। यही वजह है कि शिक्षा मनोविज्ञान में हमें संवेगों को पढ़ना होता है। आपको ये जरूर जानना चाहिए कि किसी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं तो उसकी क्या प्रासंगिकता है, हमें वो क्यों पढ़ना पड़ता है। तो हमें इसीलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि शिक्षा के अंतर्गत लर्निंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। इन सारे चीजों पर जब इमोशन का प्रभाव पड़ता है तो जरूरी हो जाता है हमें इमोशंस को जानना और समझना। तो अब हम लोग देखते हैं कि इमोशन या संवेगों को लेकर के विभिन्न विद्वानों ने कौन कौन सी व्याख्याएं की हैं, क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। देखिए, इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो व्हाट्सएप के द्वारा पीडीएफ नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। यहाँ पर आप काफ़ी ध्यान से सुनिए, जहाँ समझ में नहीं आए आप उसे नोट करके रखिए, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं उसको। तो पहली परिभाषा हम लोग देखते हैं जे.एस. रॉस की। आप जानते हैं कि जे.एस. रॉस ने शिक्षा दर्शन में और शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा शास्त्र में बहुत सारा योगदान दिया है, बहुत बड़े विद्वान रहे हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर इनकी परिभाषाओं को पढ़ा और डिस्कस किया जाता है। जे.एस. रॉस ने ही यह महत्वपूर्ण परिभाषा, महत्वपूर्ण कथन दिया था शिक्षा दर्शन में कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये वही जे.एस. रॉस है। देखते हैं कि ये संवेगों के बारे में क्या कहते हैं। तो जे.एस. रॉस महोदय का कहना है कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्वों की प्रधानता रहती है। यानी आपके चेतना की वह अवस्था जिसमें फीलिंग्स ज्यादा हावी हो जाए, प्रीडोमिनेंट हो जाए। फीलिंग्स का प्रीडोमिनेंट होना, आपके कॉन्शियसनेस पे फीलिंग्स का प्रीडोमिनेंट होना ही संवेग है। यानी चेतना पर, कॉन्शियसनेस पर जब भावनाएं हावी हो जाती हैं तो उसे संवेग कहा जाता है। चेतना क्या है आप जानते हैं, और फीलिंग्स क्या है इसको हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। फीलिंग्स में बहुत सारी चीजें हैं। जब आपकी चेतना पर प्रेम हावी हो जाए, खुशी हावी हो जाए, सहयोग की भावना, परोपकार की भावना हावी हो जाए, या निंदा हावी हो जाए, ईर्ष्या हावी हो जाए, क्रोध, भय, ये सब हावी हो जाए, इसमें से कोई भी फीलिंग्स अगर हावी हो जाए तो आपके चेतना की वह दशा, वह अवस्था संवेग कहलाती है। दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा वैलेंटीन महोदय ने दी है। देखते हैं उनका क्या कहना है। तो वैलेंटीन महोदय ने कहा है, जब रागात्मक प्रवृत्ति का वेग बढ़ जाता है तभी संवेग की उत्पत्ति होती है। इन्होंने ये नहीं बताया कि कहाँ पर रागात्मक प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो सिंपली हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, इनका कहना है कि जब मनुष्य के व्यवहार में फीलिंग्स की प्रधानता हो जाती है तो उसे संवेग की अवस्था कही जाती है। इसके बाद जरसील महोदय की परिभाषा, उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। इन्होंने थोड़ा इसे इलेबरेट करने का प्रयास किया, खोलने का प्रयास किया है। इन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार के आवेश का आना, किसी भी प्रकार के आवेश का भड़क उठना या आपका उत्तेजित हो जाना, ये सब कुछ जिस दशा के लिए जिम्मेवार है वह दशा ही संवेग की अवस्था कहलाती है। अगली परिभाषा है पीटी यंग की। इन्होंने कहा है कि संवेग मनोवैज्ञानिक कारकों से उत्पन्न संपूर्ण व्यक्ति के तीव्र उपद्रव की अवस्था है जिसमें व्यवहार, चेतना, अनुभव इत्यादि के कार्य सन्निहित रहते हैं। यानी इन्होंने एक अलग नजरिए से इसको देखने का प्रयास किया। इनका कहना है कि मनोवैज्ञानिक कारकों से, यानी आपके मेंटल कंडीशन से एक ऐसी अभिव्यक्ति उत्पन्न होती है जिसमें व्यवहार, चेतना, अनुभव, बाकी सारे चीजों के साथ साथ तीव्र उपद्रव की अवस्था पाई जाती है।
तो एक सामान्य निष्कर्ष यह निकलता है कि संवेग जो है वह एक उपद्रव की अवस्था है जिसमें व्यक्ति सामान्य नहीं रह जाता है। तो उम्मीद है कि संवेग को आप समझ चुके होंगे कि किसे कहते हैं। अब इन सारे तत्वों के आधार पर एक विशेषताओं को निकालने का हमने प्रयास किया कि ये जो सारे कथन बताए गए हैं इससे संवेग की कौन सी विशेषताएं निकल करके आती है। देखिए, विशेषताएं सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही प्रकार की होती है। तो हम लोग देखते हैं कि संवेग की विशेषता क्या है। तो पहली विशेषता है कि इस अवस्था में व्यक्ति का व्यवहार सामान्य नहीं रहता है बल्कि उत्तेजित हो जाता है, चाहे वो प्रेम की अवस्था हो या क्रोध की अवस्था हो, खुशी की अवस्था हो या भय की अवस्था हो, हम सामान्य नहीं रहते हैं। दूसरी विशेषता निकलकर सामने आती है कि संवेग में चेतन अनुभूति होती है, यानी जो इमोशंस है उसमें जो हमारी फीलिंग्स होती है, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वो बिल्कुल कॉन्शियस होता है और कुछ विशेष तरह के शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। जैसे अत्यधिक क्रोध की अवस्था में भी व्यक्ति कांपने लगता है और अत्यधिक खुशी की अवस्था में भी वो अपने नियंत्रण से बाहर हो जाता है। तो दोनों ही प्रकार की चेतन अनुभूति उस समय उसे होती है, दोनों ही प्रकार के एक्सपीरियंस को कॉन्शियसली वो उस समय फील कर रहा होता है। ये भी इस बात की ओर इशारा करता है कि मनुष्य का व्यवहार सामान्य नहीं रह जाता है। अगली प्रमुख विशेषता है कि संवेग मनोवैज्ञानिक परिस्थिति या उत्तेजकों के कारण उत्पन्न होते हैं, यानी संवेगों के उत्पन्न होने के पीछे बहुत सारे कारक बताए गए हैं, लेकिन मूलतः उनको एक नाम दिया गया है, वो है उत्तेजक यानी स्टिमुलस, जो आपको किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया को करने के लिए बाध्य कर देता है। हालांकि अभी हम लोग उस स्टिमुलस की ओर नहीं जा रहे हैं जिसे हम लोगों को लर्निंग में डिस्कस करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वैसे स्टिमुलस जो हमारे फीलिंग्स को बढ़ाने का काम करते हैं, यानी हमारे संवेगों को जो आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस प्रकार के उत्तेजक या उद्दीपक की प्रधानता पाई जाती है इस असामान्यता के पीछे। तो उम्मीद है कि आप संवेगों के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे कि संवेग किसे कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं के दौरान संवेग का विकास किस प्रकार से होता है। तो इस क्रम में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि शैशवावस्था में संवेगों का विकास किस प्रकार से होता है। देखिए, डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप अलग अलग तरह के शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर जो लिखी गई पुस्तकें उसे अपनी आधार सामग्री बना सकते हैं। यहाँ हम लोग पीडी पाठक और ममता चतुर्वेदी के बुक से डिस्कस कर रहे हैं। तो शैशवावस्था में जैसे जब शिशु का जन्म होता है तो रोना, चिल्लाना, पैर पटकना, यही सब कुछ उसके संवेगों की अभिव्यक्ति है। लेकिन कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि उसमें अत्यधिक स्थिरता आ जाती है, और जो स्थिरता आती है वो कुछ समय के लिए ही होती है, लेकिन फिर जैसे जो भी स्थिरता आती है वो उसके व्यवहार को कुछ समय के लिए होल्ड करके रखने में सक्षम हो जाती है। जैसे पहले वो खाना या मान लेते हैं भूख लगने पे काफ़ी ज़्यादा रोता था, लेकिन अब वो कुछ देर तक अपने आप को रोक सकता है, या फिर उसके इच्छा की पूर्ति हो जाने के बाद वो रोना बंद कर देगा। आप देखते होंगे कि रोते हुए शिशु के हाथ में अगर कोई खिलौना दे दिया जाए तो वो रोना बंद कर देता है। इसके बाद देखा गया है कि आरंभ में ये काफ़ी तीव्र होता है, लेकिन धीरे धीरे इसमें कमी आनी प्रारंभ हो जाती है। यानी संवेग शैशवावस्था में शुरू में काफ़ी तीव्र होता है और धीरे धीरे उसमें कमी आना प्रारंभ हो जाता है। अब शुरू में जैसे वो सिर्फ मुस्कुराना या किसी साधारण तरह के रिएक्शन के द्वारा ही अपने संवेगों का प्रदर्शन कर पाता है, लेकिन धीरे धीरे मुस्कुराने के अलावे वो हंसना और शैशवावस्था के अंतिम वर्षों तक आते आते बोल करके भी अपने संवेगों को व्यक्त करने में सक्षम हो जाता है। शैशवावस्था में जो संवेग होते हैं उसमें अस्पष्टता की स्थिति पाई जाती है। यानी शुरू में जब बालक रोता है तो हम 2-3 मतलब ही उसका निकालते हैं,
जैसे या तो उसने बिस्तर गीला किया होगा या फिर उसे भूख लगी होगी। तो एक सामान्य निष्कर्ष हम निकालते हैं, यानी कि उसके संवेगों में अस्पष्टता की स्थिति होती है। बाद के वर्षों में यानी शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में जाकर ये संवेग काफी हद तक अस्पष्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि 3 वर्ष के उम्र से वो साथियों के प्रति घुलने मिलने की भावना अपने अंदर लेकर के घूमता है। तो यहाँ पर संवेगों का एक अलग रूप देखने के लिए मिलता है। वो बार बार अपने मित्र मंडली के साथ ही समय बिताना चाहता है या वहीं पर जाने के लिए जिद करता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जैसे 2 वर्ष का कोई शिशु है तो वह सांप से नहीं डरता है। क्यों? क्योंकि उसमें भय का जो संवेग है अभी तक वो डेवलप नहीं हुआ है। यही वजह है कि जनरली आप देखेंगे कि 2 साल तक के जो शिशु होते हैं वो रेंगते हुए सांप को देखकर कई बार उसे हाथ से पकड़ने का प्रयास कर लेते हैं। तो ये उनके इस इंपॉर्टेंट फीलिंग्स को दिखाता है कि भय रूपी संवेग अभी उसके अंदर डेवलप नहीं हुआ है। भय के कई रूप होते हैं। तो यहाँ पर सांप को देखकर अमूमन आदमी डर जाते हैं, लेकिन 2 वर्ष का बालक जनरली ऐसा देखा गया है कि वो नहीं डरता है। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं इसके बाद है कि जैसे 3 वर्ष का जब वो हो जाता है तो अंधेरे से डरना प्रारंभ करता है। अलग अलग तरह के जानवरों को देखकर डर जाता है। अकेले अगर उसे कहीं रख दिया जाए या आप बालकनी में उसे ले जाकर पनिशमेंट के तौर पर कई बार खड़े कर देते हैं तो वो उस अकेले जगह पर रहने से डरता है, क्योंकि उसे पता है बालकनी में कुछ है नहीं, लेकिन एक अनजाना भय उसे डराने का प्रयास करता है। यही उसके संवेग की निशानी है कि उसका भय अब एक अलग रूप में डेवलप होना प्रारंभ हो चुका है। इसके बाद एलिस क्रो कहते हैं कि साथियों और बड़े लोगों के संवेगात्मक व्यवहार का वह अनुकरण करता है, यानी क्रोध का क्रोध से और प्रेम का प्रेम से उत्तर देता है। और आप देखेंगे कि 3 साल के बच्चों में ये भावना अत्यधिक प्रबल पाई जाती है। इस दौरान अगर आप उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार करते हैं जो उसे प्रिय है तो वो प्रत्युत्तर में वैसा ही व्यवहार आपको देगा, और अगर अप्रिय व्यवहार आप दिखाते हैं तो उसके संवेगों की अभिव्यक्ति भी अप्रिय ही होगी आपके लिए। और स्किनर एवं हैरीमन का कहना है कि शिशु का संवेगात्मक व्यवहार धीरे धीरे अधिक निश्चित और स्पष्ट होता चला जाता है और उनके व्यवहार के विकास की सामान्य दिशा अनिश्चित और अस्पष्ट से विशिष्ट की ओर हो जाती है। तो स्किनर ने यहाँ पर कुल मिलाकर के एक सारांश प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इन्होंने बताया है कि शैशवावस्था के आरंभ में अस्पष्टता की स्थिति होती है, जबकि शैशवावस्था के अंत में विशिष्टता की स्थिति होती है। अब हम लोग देखते हैं कि बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है। तो देखिए, क्रो का कहना है कि संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, यानी बाल्यावस्था में जो इमोशंस होते हैं, जो संवेग होते हैं, वो स्थिर नहीं होते, उसमें बदलाव होता है। यानी ये पहले से अधिक निश्चित हो जाते हैं और कई बार देखने में आया है कि कई सारे संवेग ऐसे हैं जो कम शक्तिशाली हो जाते हैं। जैसे 6 वर्ष की उम्र तक आते आते वह अपने भय और क्रोध पर नियंत्रण करना सीख लेता है, वो परिस्थिति जन्य व्यवहार करना प्रारंभ करता है। उसके संवेगों में शिष्टता की स्थिति होती है, संवेगों को रोकने की क्षमता मौजूद होने लगती है या उसमें विकास करने लगती है। ये उचित मौके पर या जहां पर उसके संवेग स्वीकार किए जाएंगे वैसे ही अवसरों पर अपने संवेगों का प्रदर्शन करता है। वह विद्यालय के वातावरण से ज्यादा प्रभावित होता है और वहीं पर उसके संवेगों का परिष्करण होना प्रारंभ होता है। इस दौरान आप देखेंगे कि शिक्षक का जो रोल होता है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी अगर उसके साथ किसी भी प्रकार का अप्रिय व्यवहार या शारीरिक दंड या कठोर अनुशासन इत्यादि में रखने वाला शिक्षक मिल जाता है तो उसके मानसिक ग्रंथियों का इस प्रकार से निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है या हो जाता है जो विकृत प्रकृति का होता है। वहीं पर अगर उसे प्रेम पूर्वक या वात्सल्य पूर्वक व्यवहार शिक्षकों के द्वारा दिया जाएगा तो उसका व्यवहार बिल्कुल सुदृढ़ होगा और आगे चल के उसके संवेग बिल्कुल परिष्कृत रूप में मौजूद होंगे। बाल्यावस्था में आप देखेंगे कि समूहों में से परस्पर घृणा की भावना, द्वेष और ईर्ष्या की भावना भी पाई जाती है।
और बालक इसका प्रदर्शन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इन सारे चीजों में परिवर्तन लाना, इनका परिष्करण करना बाल्यावस्था के दौरान ही संभव हो पाता है। और वहीं पर विशिष्ट प्रकार के प्रशिक्षण के द्वारा या उनके काउंसलिंग के द्वारा इस चीज में परिवर्तन लाया जा सकता है। एलिस क्रो ने इसको समअप करते हुए कहा है कि बालक सामान्य रूप से प्रसन्न रहता है और दूसरे के प्रति उसका विद्वेष भी अस्थायी होता है। यानी बाल्यावस्था के दौरान कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो संवेग परिपक्व नहीं होते हैं, और यही वह अवस्था है जब संवेगों को सही रूप दिया जा सकता है। यही कारण है कि संवेगों का अध्ययन डीएलएड के स्टूडेंट्स के द्वारा या वैसे शिक्षकों के द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाता है जो कक्षा 1 से 5 तक के टीचर्स बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यही वो दौर है, यही वो अवस्था है जब संवेगों का परिष्करण हो सकता है। किशोरावस्था के आते आते परिपक्वता का दौर प्रारंभ हो जाता है, और अगर वहां पर इमोशंस में स्टेबिलिटी आ गई या किसी भी प्रकार का संवेग अस्थायी हो गया तो जीवन भर वह बालक के साथ लगा रहेगा। तो काफी इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। अब देखते हैं हम लोग कि किशोरावस्था में संवेगों की प्रकृति कैसी होती है या किस प्रकार से उसका विकास होता है। तो किशोरावस्था में आप देखेंगे कि प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति ये सब अस्थायी रूप धारण कर लेते हैं, और यदि इस पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो फिर ये एक विध्वंसक रूप भी धारण कर लेते हैं आगे के वर्षों के लिए। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि शारीरिक शक्ति जो है उसका संवेगों पर स्पष्ट छाप पड़ता है। जैसे सबल और जो स्वस्थ बालक होते हैं उसमें सांवेगिक स्थिरता ज्यादा पाई जाती है, लेकिन जो शारीरिक तौर पर अस्वस्थ होते हैं वो आप देखेंगे वैसे किशोर ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो शारीरिक शक्ति से आपका इमोशन उस समय प्रभावित होता है। इसके साथ साथ चिंतित रहना या फिर अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट या धन कमाने या एजुकेशन के क्षेत्र में नाम करने या सोसाइटी में उसका ज़्यादा बोलबाला रहे, ज़्यादा पूछ रहे, इस तरह के उपलब्धियों और इस तरह की कमियों दोनों ही तरफ एक किशोर सदैव चिंतित रहता है। लेकिन जो सांवेगिक रूप से स्थिर होते हैं वे इसमें से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और कुछ अच्छा कर जाते हैं जो उनके लाइफ के लिए और उनकी सोसाइटी के लिए यूजफुल होता है। लेकिन जिनकी सांवेगिक स्थिरता नहीं हो पाती है या गलत दिशा में सांवेगिक परिपक्वता हो चुकी है तो वो सदैव चिंतित ही रहते हैं और समाज के लिए तकलीफ का कारण बनते हैं। इसके साथ साथ ज्ञान और रुचियों और उनकी इच्छाओं की वृद्धि के साथ साथ संवेगों को उत्पन्न करने वाली घटनाओं और वैसे सिचुएशंस इत्यादि में परिवर्तन हो जाता है। तो किशोरावस्था में जैसे आप देखेंगे, एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाता हूँ कि बाल्यावस्था में जैसे किसी बालक को अगर उसके विवाह से संबंधित बात कहें तो वो उसको एंजॉय करता है, हंसी मजाक के रूप में लेता है। लेकिन किशोरावस्था में अगर विवाह से संबंधित किसी बात को लेकर मजाक किया जाए तो वो बुरा मान जाते हैं। और इस एग्जाम्पल को क्रो एंड क्रो ने काफी डिटेल में बताया है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि बाल्यावस्था में सांवेगिक स्थिति कुछ और थी, लेकिन किशोरावस्था में उसमें पर्याप्त रूप से परिवर्तन देखने को मिलता है, यानी वो सिचुएशंस पे कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं होता है। इसके बाद देखते हैं कि बालक और प्रौढ़ दोनों ही संवेगात्मक अनुकूलन में अपनी कठिनाई प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रयास में असफल रहने से उनमें घोर निराशा का दौर आ जाता है। तो क्या होता है कि अगर इमोशनल मैच्योरिटी नहीं आ पाई या संवेगों पर नियंत्रण करने की कला नहीं आ पाई या गलत दिशा में संवेगों का निर्धारण हो गया तो मोस्ट प्रोबेबली वैसे स्टूडेंट घर से भागने का प्रयास करते हैं या फिर आत्महत्या का प्रयास करते हैं। और अंत में बीएन झा ने इसको समअप करते हुए इसका निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया है। इन्होंने कहा है कि एक ही परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना किशोरावस्था के संवेग की व्यवस्था होती है। यानी जो परिस्थिति एक अवसर पर उसे खुशी से भर देती है वही परिस्थिति दूसरे अवसर पर उसे निराश भी कर सकती है। यानी कुल मिलाकर के
किशोरावस्था की अवस्था तक आते आते जो इमोशंस हैं उस पर नियंत्रण कहीं ना कहीं किशोर खोने लगते हैं, और आप कह सकते हैं कि उसमें अनिश्चितता का दौर होता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि शैशवावस्था में संवेग निर्मित होने प्रारंभ होते हैं, उनकी अभिव्यक्ति होनी प्रारंभ होती है। बाल्यावस्था में हमने देखा कि ये विकसित होता है, लेकिन यही वो दौर है जहाँ पर इसे अस्थायी रूप देने का प्रयास या सही दिशा देने का प्रयास किया जा सकता है। और किशोरावस्था में ये अस्थायी होने के दौर में होता है, पूर्णतः स्थायी नहीं होता है। तो सही दिशा की अगर बाल्यावस्था में संवेगों का विकास किया गया तो किशोरावस्था में ये अनिश्चितता दूर हो जाती है, एक निश्चित पैटर्न को पकड़ के किशोर चलना प्रारंभ कर देता है और आगे चल के एक उत्तम नागरिक के रूप में समाज में अपना योगदान दे पाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा खिंच गया है, तो इसे हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो आप इंतज़ार करते रहिए, और जहाँ पर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू।